नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। और इन खबरों के लिए हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के ही न्यूज़पेपर्स या अखबारों को शामिल किया करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस पर एक न्यूज आया है और वही न्यूज दैनिक जागरण के पेज नंबर 13 पर आया है। मैंने दोनों अखबारों का पेज यहां पे इसलिए लगा दिया कि आपको ये समझ में आए कि इंग्लिश में जो न्यूज आते हैं वो हिंदी में भी आते हैं, बट केवल हमें पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि उसमें से क्या हम पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो सेम न्यूज आया हुआ है यहां पर, स्मगलिंग पर शिकंजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी, निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं। हुआ क्या है, अभी G20 के तहत ही एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में एक संस्था है WCO, जिसको हम बोलते हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन। इस संगठन के अध्यक्ष भी इसमें शामिल थीं। तो उस समय निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं कि जो भी अवैध रूप से वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश तक लेके जाया जाता है, इस चीज को हमें कम करना है, इस चीज को हमें कैसे भी समाप्त करने के तरफ आगे बढ़ना है। उसी को स्मगलिंग बोल रही हैं ये। और इस हेतु उन्होंने बोला है कि ये जो संस्थान है WCO, इसको भी क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए अन्य देशों के साथ। तो महत्वपूर्ण यहां पे यह हो जाता है कि हम सबसे पहले इस WCO को समझ लें। और WCO संस्थान को अगर आप समझ लेते हैं तो इस पर प्रश्न अगर यूपीएससी बनाता है तो आप कर पाएंगे। और क्यों महत्वपूर्ण है इसको पढ़ना, इसके लिए मैं आपको पहले पिछले वर्ष का पेपर दिखा देता हूं। देखिए, विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं महत्वपूर्ण, उन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और इसलिए इस न्यूज को मैंने लिया है। देखिए, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से प्रश्न पूछा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से तो अभी बहुत जल्दी ही फिर से ये न्यूज में आने वाला है। क्यों, आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB से आया है। देखिए, आने का क्वेश्चन, आने का तरीका भी आप समझ लीजिए कि हमने जिस तरीके से यूपीएससी प्रश्न बनाती है उसी तरीके का प्रश्न भी बनाया है और इसकी व्याख्या किया है। देखिए, जिस तरीके से यह प्रश्न बनाई है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एकदम उसी तरीके के प्रश्न को हमने यहां पर संभावित रूप से बनाया है WCO संस्थान के लिए। अब WCO संस्थान के बारे में एक तरीका तो यह है कि मैं WCO संस्थान के बारे में आपको पूरा पढ़ाऊं, उसके बाद उस पर संभावित प्रश्न दूं। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि यह प्रक्रिया ठीक रहेगी, या फिर मैं आपको यहां पे संभावित प्रश्न के बारे में बता दूं और उसकी व्याख्या दे दूं PDF के रूप में। उस PDF को पढ़ने के बाद आप खुद ही पूरी व्यापक जानकारी समझ सकते हैं कि WCO के बारे में आपको क्या पढ़ना चाहिए था, या हमें यूपीएससी की परीक्षा के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए था। आज का जो मेरा अप्रोच है पढ़ाने का, यह है कि मैं संभावित प्रश्न इस पर आपको एक दूंगा और उसकी व्याख्या करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दूंगा। और बाकी उसकी व्याख्या आपको PDF के रूप में मिल जाएगी वीडियो के लिंक में, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप सुझाव दे सकते हैं कि क्या हम WCO के बारे में पहले डिटेलिंग कर लें और प्रश्न दे दिया करें, उस प्रश्न को आप कमेंट में बताया करेंगे। तो क्या उचित रहेगा, आप अपना कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए, संभावित प्रश्न मैंने क्या लगाया है, क्योंकि वहां पर पूरा न्यूज हमारे काम का नहीं था। वहां पर इतना काम था हमारे लिए, इतना ही काम का था कि WCO के बारे में हम समझ लें। और उस न्यूज में WCO के बारे में कुछ नहीं बताया है। उस न्यूज में तो सिर्फ यही बताया है कि किस तरीके से हम कस्टम ड्यूटी पर या कस्टम को अपना जो सीमा शुल्क है उसको, उस प्रावधान को इतना सही बना दिया जाए, सभी देश मिलकर आपस में सहयोग करके, कि जो जैसे मान लीजिए भारत की बहुत सी मूर्तियां यहां से चुरा कर लोग कहीं लेके चले जाते हैं, और भी कई कीमती सामान, कई ऐसी चीजों को क्या कर देते हैं लोग, स्मगल कर जाते हैं, लेके चले जाते हैं दूसरे जगहों पर। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सीमा शुल्क जो होता है उस सीमा शुल्क में
अलग अलग देशों के बीच में सही से क्या है, सहयोग नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये सारा न्यूज में था, लेकिन हम जो उसमें से हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको निकाल लिए हैं। और वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या था, ये संस्थान। तो इस संस्थान के बारे में मैंने पहले एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, एकदम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के मानकों के अनुरूप, और उसके बाद इसकी व्याख्या आपको दे दिया है मैंने। ऐसा 2 प्रश्न करेंगे हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए, 2 आर्टिकल लेंगे और 1 आर्टिकल मेंस के लिए लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है कि भारत विश्व सीमा शुल्क संगठन का संस्थापक सदस्य है। एकदम यूपीएससी का मानक जैसा क्वेश्चन वो पूछता रहा है, उसी पर प्रश्न बनाने का मैंने प्रयास किया है। यहां विश्व सीमा शुल्क संगठन का सचिवालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। दूसरा कथन क्या है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अनुषंगी निकाय हैं, तो उसी को ये क्या बोल रहा है कि विशिष्ट अभिकरण है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके भी सदस्य हैं। ऐसा मेरे दिमाग में क्यों ख्याल आया क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि मैं पहले का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहा हूं, पहले क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला है कि AIIB मतलब इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या बोल रहा है कि मैं एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है। उसके बाद देखिए यहां भी बोला है क्या कि इसमें गठबंधन में, सौर वाले में, कि गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं, ये बोल रहा है। तो क्या सभी सदस्य देश शामिल हैं, यहां पे हमको उस समय देखना था। 1 मिनट में पेन ले लूं, उसके बाद बात करते हैं। तो इसी आधार पर मैंने इस प्रश्न को बनाया है कि यूपीएससी के प्रश्न पूछने की प्रकृति जो है उसी पर हम प्रश्न बनाए। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसके भी सदस्य हैं। बोल रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। अब इसके प्रश्न की बात आती है, इसके उत्तर की बात आती है, सॉरी। तो उत्तर का अगर हम बात करें तो मैं आपको यहां पर इसकी व्याख्या ऑलरेडी लगा दिया हूं। इस व्याख्या में हाईलाइटेड बातें हैं, जहां जहां वहां इसका आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर देते हुए निकलता हूं। व्याख्या आप अगर पढ़ लेंगे तो इस संस्थान के बारे में आपको पूरी इतना ज्ञान हो जाएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी पीटी में पूछती है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछती है, तो आप कर पाएंगे। तो देखिए भारत विश्व सीमा शुल्क संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1952 में इसकी स्थापना हुई। पहले देखेंगे इसका नाम परिषद रखा गया था, बाद में संगठन किया गया। तो 1952 में हुई, लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत इसमें 1971 में शामिल हुआ, इसलिए संस्थापक सदस्य नहीं है। अगला, विश्व सीमा शुल्क संगठन का सचिवालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, तो सही है। यह आप व्याख्या में पढ़ेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है। पहली बात की विशिष्ट अभिकरण ही नहीं है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं, यह भी गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें नहीं है। इसके लगभग 183 के आसपास सदस्य हैं, आप व्याख्या में पढ़ लीजिएगा। जबकि 193 के आसपास किसके हैं? यूनाइटेड नेशन के हैं। तो इसलिए आपको ये थोड़ा अगर ब्रॉड भी पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी तो आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बोल रहा है कि कितने कथन सही हैं। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण तो है नहीं, तो है क्या? ये अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से केवल 1 सही है और बाकी 2 गलत हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे व्याख्या, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो रिपीटेशन हो जाएगा वर्क का, कम समय में हमको चीजों को कवर करना है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वहां आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमने लिया है न्यूज, ये कई दिनों से है, और कई दिनों से क्या बोला जाए, प्रत्येक साल रहता है, हमेशा ही न्यूज में रहता है। महाराष्ट्र में जो आपको पता है कि स्पीकर का पावर को लेकर समस्या चल रही है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हमने इसमें से दल बदल विरोधी अधिनियम जो है, इसकी बात इसमें की गई है। तो हमने इससे एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न बनाया है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, और इसी बहाने आप जो आपका स्टैटिक जो भी आपने नोट्स रखा है उसको आप पढ़ भी लें। बाकी आने वाले समय में इसको हम डिटेल में कवर भी कर लेंगे कि और क्या नया डेवलपमेंट अगर होता है तो देखिए प्रश्न पीटी का या प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न लेने के लिए प्रेरित हमें विगत वर्षों के प्रश्न करते हैं।
यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्न हमें प्रेरित करते हैं कि हम इसको शामिल करें, इससे प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम बनाएं। क्यों? क्योंकि देखिए विगत वर्ष में इससे प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न क्या पूछा गया था ये नहीं पढ़ूंगा मैं, ये प्रश्न विगत वर्ष में पूछा गया था, आप जाके देख सकते हैं कि क्या प्रश्न था। अब अगर हम संभावित प्रश्न देखें तो संभावित प्रश्न क्या है कि दल बदल कानून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमने संभावित रूप से फ्रेम किया है। इसके आंसर को मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिटेल करूंगा, बाकी व्याख्या आपको मिल जाएगा। तो यह अधिनियम 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह आपको देखना है कि सही है या गलत। उसके बाद इस अधिनियम के तहत पीठासीन अधिकारी को 3 माह के अंतर्गत निर्णय लेना बाध्यकारी है। तो ये एक कथन हो गया, आपको सोचना है कि सही है या गलत है। और उसके बाद तीसरा कथन है कि इस अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाएगा। तो ये 3 कथन हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। उत्तर की बात हम अभी कर लेते हैं यहां पर, चूंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप इसी बहाने एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहां बता देता हूं कि 52वें संविधान संशोधन से तो ये हुआ, लेकिन ये 5वीं अनुसूची में नहीं है, बल्कि किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। तो यहां ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब गठबंधन या अभी क्या होता है, या 1985 से पहले जब ये लाने का प्रयास किया गया, लाया गया, तो उस समय आप देखेंगे कि एक दल से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था, जीतने के बाद अगर उसको मनचाहा पद नहीं मिला तो वो टूटकर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता था। और ये बहुत ही ज्यादा प्रक्रिया जब बढ़ गई तब जाके ये कानून लाया गया था, और इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। तो 10वीं अनुसूची में ये शामिल है, ये गलत हो गया। इस अधिनियम के तहत पीठासीन अधिकारियों को 3 माह के अंतर्गत निर्णय लेना है, नहीं, ये गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है? पहली बात कि 3 महीने नहीं, कोई समय सीमा ही तय नहीं की गई है, सबसे बड़ी समस्या ये है, और इसी पे ये भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3, देखिए यहां पे 1/3, जब शुरुआत किया गया था, जब पहली बार आया था ये कानून 1985 में, तो उस समय तो 1/3 ही था, लेकिन जब 2003 में इसमें संशोधन किया गया, तो उस संशोधन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय इसको 1/3 को हटाकर क्या कर दिया गया? 2/3। तो अब अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी के टूटकर या तो अपना खुद का दल बना लें या किसी अन्य दल में जाके विलय कर लें, तो उसको विलय माना जाता है, लेकिन 2/3 पर। और ये चीज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र वाले केस में ही, कि शिवसेना का एक धड़ा अलग हुआ और जाके अपनी अलग से पार्टी बना लिया, या चाहे तो वो किसी अन्य दल में मिल भी सकता है, तो उसको विलय बोलेंगे, मिलने को विलय बोलेंगे। तो कौन सा सही है देख लीजिए, तीनों के तीनों ही इसमें गलत हैं। सही बोल रहा है मतलब उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इन 2 प्रश्नों को हम पीटी के हिसाब से इस न्यूज को लिए, और अब हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से बात करेंगे एक न्यूज पर, और उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, हर एक बात उसका समझने का प्रयास करेंगे। हमारा रोज के लेक्चर में यही प्रावधान रहेगा कि हम 2 या 3 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से लाएंगे, और आपका सुझाव, इसमें आप सुझाव दे सकते हैं कि क्या हम उस न्यूज को ही अच्छे से समझाने के बाद प्रश्न दे दें, या फिर प्रश्न फ्रेम कर दें और उसके माध्यम से समझा दें, जिससे कि आप स्टैटिक पोर्शन पे जाके उसको पढ़ लें, या व्याख्या में हम पीडीएफ दे देते हैं, उससे आप पढ़ लिया करेंगे। तो ये इसकी व्याख्या है, आप व्याख्या देख लीजिएगा। अब बात आती है द हिंदू पेज पर, द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है, और वो न्यूज क्या है? तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में वैकेंसी, मतलब पदों की रिक्तियां हैं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों ही स्तरों पर, लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो 25% पदों की रिक्तियां पड़ी हुई हैं। अब इसमें कोर्ट बोल रहा है कि इन रिक्तियों को जल्दी भरा जाए, और यहां से ये न्यूज बन गया है। इस पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है, क्योंकि वर्ष 2019 में आरटीआई एक्ट
जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है उसमें संशोधन किया गया था और इसलिए 2020 में इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी आया था। आगे भी प्रश्न आने का संभावना रहेगा, प्रारंभिक में भी मुख्य में भी, लेकिन हम दोनों के हिसाब से यहां पढ़ेंगे, हमारा ज्यादा जोर मुख्य परीक्षा के हिसाब से रहेगा। तो ये न्यूज है, इसी न्यूज को मैं दो जगह से तोड़ के लगा दिया हूं। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो मेंस का प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर में हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या चीजें हमें प्रेरित करती हैं पढ़ने के लिए। तो हमें पीछे जो मुड़ के देखना पड़ेगा ना, कोई इतिहास में क्या रहा है, तो पीछे विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमको इस जो हमारा न्यूज है इसको पढ़ना आवश्यक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा था, देख लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में वर्ष 2020 के मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न है, लेकिन अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले सूचना आयोग के बारे में हम पढ़ें तो जानना यह बेहतर रहेगा कि सूचना आयोग जो बना ही है ये क्यों बना है। तो ये बना है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2005 में, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था तो वहीं से इसकी शुरुआत नहीं होती है, इसकी शुरुआत बहुत लंबी है। हम संक्षिप्त में यहां पे थोड़ी सी बात कर लेंगे, उतनी लंबी बात यहां नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और वर्तमान में क्या चुनौतियां, क्या मुद्दे चल रहे हैं इससे लेकर, ये बातें हमें करनी है, इसलिए हमारा फोकस वहीं रहेगा। लेकिन संक्षिप्त में हम इस बात को समझ लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के आने के पीछे क्या कारण रहा। तो इसका उद्भव देख लेते हैं कि उद्भव कैसे हुआ। अब इसके पीछे और भी लंबी कहानी है, बहुत पहले से चल रहा है, यूनाइटेड नेशन से चीजें चल रही हैं, मानवाधिकार पर जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी वहां से चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें उतनी बातें नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा आज के लेक्चर का मुद्दा पूर्ण रूप से सूचना अधिकार अधिनियम नहीं है। तो देखिए उद्भव क्या है, श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामला 1986 हुआ और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है इसमें या इसके तहत सूचना का अधिकार भी शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जिसमें वाक स्वतंत्रता सारी चीजें हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार भी आवश्यक है और इसलिए सूचना का अधिकार भी उसके तहत शामिल है। यह बात इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और उसने यह भी कहा कि अब मतलब जब ये मूल अधिकार है तो इसको क्या करना चाहिए, लागू करने का प्रयास करना चाहिए सरकारों को। तो उस समय एक संस्था थी, नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसा एक कैंपेन बना था और इन लोगों ने क्या किया कि किस प्रकार का सूचना का अधिकार अधिनियम होना चाहिए उस पर एक ड्राफ्ट पेश कर दिया, उस पर एक मसौदा बनाया और मसौदा बनाकर सरकार से बातचीत शुरू हुई। लेकिन जब सरकार से बातचीत शुरू हुई तो ये लागू जब नहीं हो पाया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, सर्वोच्च न्यायालय का रुख किए और सर्वोच्च न्यायालय का रुख किए तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, हालांकि इस बीच में कई राज्य सरकारें सूचना आयोग से संबंधित अधिनियम पास भी की थी और इनका सूचना आयोग का गठन भी की थी, लेकिन केंद्र लेवल की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आया। अब आप बोलेंगे सर यहां तो 5 लिखा है, तो समझिए बात को, 2002 आया सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, नाम देखिए अलग है, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। यह अधिनियम बन गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन अधिनियम बनने मात्र से लागू नहीं होता है, यह इन्फोर्स नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। अंततः वर्ष 2000, हालांकि इसके बीच में 2004 में भी प्रयास किया गया, लेकिन उसमें जो केंद्रीय सूचना आयोग है उस पर तो काफी अच्छा चीजें उसमें डाली गई थी उस मसौदे में, लेकिन राज्य स्तरीय वालों में कुछ बाधाएं थी, इसलिए उसको हटाकर अंततः वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के रूप में यह पारित हुआ। 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति से
राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर हो गया और 13 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी हो गया, अर्थात लागू हो गया। तो ये इसका एक उद्भव का इतिहास रहा कि कैसे इसका उद्भव हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्योंकि हम जैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तरीय सूचना आयोग पर आए तो उससे पहले थोड़ा सा पहले का सारा ढांचा पता रहे कि आखिर में किस प्रकार उनका उद्भव हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के ही धारा 12 में, ध्यान रखिएगा कि संविधान में अनुच्छेद बोलते हैं और कोई अगर अधिनियम है तो उसमें धारा बोला जाता है। तो धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के स्थापना का प्रावधान है और इसके धारा 3 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सूचना मांगने का अधिकार ये अधिनियम देता है। और यहां पे नागरिक बोला गया है, ध्यान रखिएगा। नागरिक मतलब देश के होते हैं ना, देश के नागरिक, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए बात की गई है, विदेशियों के लिए नहीं की गई है। तो ये नागरिक छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान देना है आपको, लोगों यहां नहीं बोल सकते। तो सभी नागरिकों को सूचना मांगने का अधिकार देता है ये। और इसी के धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। तो समझ गए आपकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही इन दोनों के स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि सूचना किन किन संस्थाओं से मांगा जा सकता है, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। आखिर में सूचना हम किससे मांग सकते हैं? तो सूचना मांगने के लिए देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले कि सूचना मांग सकते हैं आप किससे? तो सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं से। अब सरकार तो आप समझ रहे हैं, केंद्र की सरकार हो गई, सरकार के अंग आपको पता है। तो सरकार और सार्वजनिक, तो सार्वजनिक संस्थाओं में क्या क्या है देखिए कि संविधान के तहत जो संस्थाएं बनी हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। संसद या राज्य विधायिका के तहत जो संस्थाएं बनेंगी उनको इसमें शामिल किया जाएगा। कार्यकारी शक्तियों से, कई बार जैसे नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से बनी हुई है। इसके पहले योजना आयोग था, वो भी क्या था? केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से ही निर्मित संस्था थी। तो अगर कार्यकारी शक्तियों से निर्मित कोई संस्था है तो उस पर भी। गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन अधिकतर क्या होते हैं? सरकार से वित्त पोषित होते हैं। तो कुल मिला के सरकार से वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, उनसे भी हम सूचना मांग सकते हैं। और कोई भी निकाय जो सरकार से वित्त पोषित हो इत्यादि। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है कि सरकार से वित्त पोषित कोई भी संस्था है तो उससे हम सूचना मांग सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। अब सूचना देने की समय अवधि क्या है? तो जो सामान्य सूचनाएं हैं, जनरल कोई सूचना है तो उसको 30 दिन के अंदर सूचना दे देना चाहिए। और सूचना देगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि इसी में बना हुआ है कि जो भी संस्थान यहां बनेंगे उसमें एक ऑफिसर बैठेगा, एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो सार्वजनिक सूचना अधिकारी कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी। और इसी के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, अगर ये सूचना नहीं देगा तब जाके हम शिकायत करते हैं और जो भी राज्य स्तरीय है तो राज्य सूचना आयोग के पास जाते हैं, और अगर केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है या वो संस्था केंद्र से संबंधित है तो केंद्रीय सूचना आयोग में जाते हैं। तो सार्वजनिक सूचना अधिकारी, जिसको PIO इंग्लिश में बोलते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो 30 दिन के अंदर वो दे देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना है जो किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मान लीजिए उसको कहीं बाहर जाना है, अर्जेंट में उसके जीवन का सवाल है और कुछ सूचना उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, कुछ सूचना मांगा गया है, तो इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कोई सूचना है तो उसको 48 घंटे में ही मिलनी चाहिए, देनी पड़ती है। और लेकिन ध्यान रखना ये कि आवेदन प्राप्ति के बाद यह गिना जाता है। आवेदन प्राप्ति के पश्चात की बात हो रही है। आवेदन प्राप्त हो गया एक बार इस ऑफिसर को, सार्वजनिक सूचना अधिकारी को, उसके बाद समय सीमा है 30 दिन का और ये 48 घंटे का। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पीटी में पूछ लिए जाएंगे। अब बात आती है कि केंद्रीय सूचना आयोग को हम पढ़ सकते हैं। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पूरा स्टडी करने का प्रयास नहीं किए हैं, बल्कि एक बैकग्राउंड बना लिए और अब हम समझ सकते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, फिर इसमें क्या क्या मुद्दे हैं उसको हम समझेंगे। स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से हुआ है, यह आपको अभी मैंने समझा दिया, धारा भी हमने देख लिया। सदस्य इसमें कितने होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा गया है कि 10 से अनधिक, मतलब 10 से अधिक नहीं हो सकते, अधिक से अधिक 10। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, कम रहेंगे तो चल भी जाएगा लेकिन अधिक नहीं हो सकते, अनधिक बोलता है। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति एक त्रिस्तरीय समिति के सुझाव पर किया जाता है, 3 सदस्यों वाली समिति के सुझाव पर किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, ये 3 लोग मिलेंगे। इनके द्वारा सुझाव दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देंगे, किनकी, अध्यक्ष की और सदस्य दोनों की ही। उसके बाद बात आती है कि इनकी पात्रता क्या है। आखिर में अगर केंद्रीय सूचना आयोग में जो भी आयुक्त होंगे, सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए कोई ना कोई मानदंड तो होना चाहिए ना, कैसे व्यक्ति को इसमें लिया जाएगा। यूपीएससी की परीक्षा में जैसे पात्रता है वैसे उनकी पात्रताएं कुछ हैं, वो आप आराम से पढ़िएगा, मैं कुछ बोलता हूं। जैसे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन सेवा, प्रशासन इत्यादि का विशिष्ट अनुभव। यह भी महत्वपूर्ण बात है, विशिष्ट अनुभव बोला गया है। उसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए उनको, और उनको किसी लाभ के पद पर या कोई व्यापार या उद्यम में संलग्न नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है, जरूर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने स्टैटिक जो भी कॉपी में रखे होंगे। लाभ का पद, कोई भी ऐसा पद धारण न करें जिससे जो सरकार से कुछ उनको लाभ मिल रहा हो। तो ये एक महत्वपूर्ण, काफी व्यापक मुद्दा है और परिभाषित भी नहीं है कि किन किन चीजों को हम लाभ का पद बोलेंगे, किन को नहीं बोलेंगे। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और थोड़ा हम देख लेते हैं बेसिक बात कि पद से हटाने का क्या प्रावधान है। तो पद से हटाने के लिए कई प्रावधान है, या तो दिवालिया हो जाए, ये सब या है, ध्यान रखिएगा, दिवालिया हो जाए, या राष्ट्रपति की नजर में। अब ये बड़ा अस्पष्ट शब्द है कि राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति को लगे ऐसा, तो राष्ट्रपति की नजर में चरित्रहीनता से संबंधित किसी अपराध में दोषी करार दिए गए हों, वो लाभ का पद धारण करते हो, अभी पात्रता में ही देख लिए थे हम। शारीरिक या मानसिक रूप से दायित्वों के निर्वहन में अक्षम हो, वो शारीरिक रूप से कोई ऐसी समस्या उनको हो या मानसिक रूप से जिससे कि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब भी उनको हटाया जा सकता है, या सिद्ध कदाचार पे हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार पे हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास ये बात भेजते हैं, वो एक समिति का गठन करते हैं, जांच होती है, जांच में अगर सही पाया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति जी उनको हटा देते हैं, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो अध्यक्ष हो। अब बात आती है कि कार्यकाल एवं वेतन शर्तें। यहां बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कार्यकाल और वेतन शर्तें जब मूल रूप से बना था तब क्या था, मैं बोल देता हूं कि जब मूल रूप से ये बना था तो आयोग, तो उस समय यह था कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का फिक्स रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ये फिक्स बात थी। और उनकी सेवा शर्तें भी, तो जैसे मान लीजिए वेतन उनका था, तो वेतन उनका क्या था, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, कैसे, तो बाकी जो सदस्य लोग थे, अभी सदस्य हमने पढ़ा, सदस्य जो थे उनका किसके पास रहेगा, निर्वाचन आयुक्त के बराबर रहेगा। और जो अध्यक्ष रहेंगे उनका वेतन और सेवा शर्तें कैसी थी, तो उनका वेतन और सेवा शर्तें थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जैसी। तो ये मूल चीजों में था। दूसरी चीज कि उनकी कार्य अवधि में, जब भी उनका कार्य अवधि था उसमें हम क्या कर सकते थे, जो मतलब सरकार उनके कोई भी अलाभकारी परिवर्तन उनके वेतन शर्तों में नहीं कर सकती थी। लेकिन वर्ष 2019 के बाद कहानी बिगड़ी है और इसलिए प्रश्न भी इस पर आया था मेंस में। 2019 में क्या कर लिया गया, संशोधन किया गया इसमें और बोला गया कि कार्यकाल और वेतन शर्तें कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। बस इसी पर वो प्रश्न पीछे वाला पूछा गया है, आप देखेंगे तो
कि अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार को क्या निर्धारित करना है वो देखेगी, ठीक है। और पुनर्नियुक्ति के ये पात्र नहीं होते हैं, एक बार नियुक्त हो जाते हैं, टर्म इनका खत्म हो जाएगा, पद खत्म हो जाएगा, उसके बाद पुनर्नियुक्ति के ये पात्र नहीं होंगे। ये मुद्दा आप दिमाग में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका क्या कार्यकाल और वेतन शर्तें। यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे ऐसा कहा जा रहा है कि ये टूथलेस टाइगर बन गया है। अब राज्य सूचना आयोग के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर अभी के मुद्दों को हम देखते हैं कि क्या मुद्दा है। देखिए, राज्य सूचना आयोग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो। अच्छा, इसमें पीछे थोड़ी सी एक बात थी, उसको भी समझ लीजिए कि इनकी शक्तियां और कार्य क्या है। तो कार्य तो यही है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसको सही से लागू कराएं। अगर कोई नागरिक किसी सार्वजनिक या सरकारी संस्था से कुछ अगर मतलब कुछ जानकारी अगर मांग रहा है, कुछ अगर जानकारी मांग रहा है, तो उस जानकारी को प्रोवाइड अगर कोई पीआईओ नहीं कर रहा है, सार्वजनिक सूचना अधिकारी पीछे बताया, अगर नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायतों को सुनना, उस पर दंड लगाना, इस प्रकार के बहुत से इनके कार्य हैं जो आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़े होंगे। उसके साथ साथ इनका एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सिविल कोर्ट की तरह भी कार्य करते हैं, सिविल कोर्ट की तरह कार्य करते हैं। और सिविल कोर्ट का मतलब क्या, किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, किसी दस्तावेज को मंगा सकते हैं कि लाइए दस्तावेज दिखाइए। तो इस प्रकार के इनके कार्य भी हैं। और उसके साथ साथ ये स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। स्वतः संज्ञान, अगर इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें इनके मन में आती हैं कि नहीं, यहां पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है किसी मुद्दे में, तो ये स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है कि ये स्वतः संज्ञान ले ही क्यों नहीं रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि स्वतः संज्ञान का मुद्दा देखा ही नहीं जा रहा है, निष्क्रियता की तरफ बढ़ गया है स्वतः संज्ञान की बात। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कार्य और शक्तियों पर, ये आगे हम अभी देखेंगे। राज्य सूचना आयोग के बारे में, अगर आप केंद्र सूचना आयोग के बारे में जानते हैं तो राज्य सूचना आयोग के बारे में भी जानते हैं। सदस्य इसके भी एक अध्यक्ष रहेंगे और 10 से अनधिक सदस्य रहेंगे। एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूं फिर आगे बात करते हैं। तो 10 से अनधिक मतलब क्या, अधिकतम 10 सदस्य होंगे, ठीक केंद्रीय सूचना आयोग जैसा। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है नियुक्ति। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे 2019 में जो संशोधन हुआ है उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होगा और इसमें भी त्रिस्तरीय या 3 सदस्यीय समिति के सुझाव पर होगा। उस समिति में कौन रहेगा, केंद्र में थे प्रधानमंत्री, तो यहां कौन है, मुख्यमंत्री। वहां थे विपक्ष का नेता, तो यहां भी है विपक्ष का नेता। वहां थे प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, तो यहां कौन है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री। तो इन लोगों के सुझाव के माध्यम से राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। वेतन और सेवा शर्तें पहले क्या था, जैसे वेतन और सेवा शर्तें पहले क्या था कि 5 साल या 5 वर्ष या उनकी उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ये था। दूसरी चीज थी कि इनका जो अध्यक्ष था, यहां पे अध्यक्ष, इसका सेवा शर्तें कैसा था, तो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसके बराबर था और बाकी सदस्य लोगों का किसके बराबर था, तो सदस्य लोगों के पास मुख्य सचिव के बराबर था वेतन एवं सेवा शर्तें। लेकिन अब क्या हो गया है, वेतन एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करेगी और ये भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। क्षेत्राधिकार आप समझ गए होंगे कि पहले ही मैं बोल दिया कि केंद्र स्तर पर या जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो क्या करता है, केंद्र स्तरीय जो संस्थाएं हैं उन पर उसका अधिकारिता चलता है। तो इसका अधिकारिता चलेगा संबंधित राज्य के सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं पर चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये बात समझ गए हैं तो हमें समझना है कि मुद्दे और चुनौतियां अब क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या ऐसा समस्या चल रही है इसमें जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात कि नियुक्ति से संबंधित मुद्दा, इनके चयन में पारदर्शिता की कमी है, इनकी नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी है। आजकल ऐसा हो रहा है कि अधिकतम जो सूचना आयोग में सदस्य आ रहे हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अर्थात सेवानिवृत्त नौकरशाह आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, वहां पे आके वो सरकार के कहीं ना कहीं सरकार के विजन के अनुसार काम कर रहे हैं,
जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक इशू उठाया जा रहा है। नियुक्ति में देरी हो रही है, इसी पर तो ये पूरा आर्टिकल ही आया है कि नियुक्ति में देरी किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताया कि नियुक्ति में देरी इस कदर है कि केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को मिला लिया है तो 25% वैकेंसी है, 25% पद रिक्तियां हैं। उसके बाद शिकायत निपटान से संबंधित कुछ चुनौतियां और मुद्दे हैं, तो वो क्या है? शिकायतों के निपटान में औसतन 1 वर्ष का समय लग जा रहा है। अगर कहीं सूचना नहीं मिल रहा है और शिकायत किया जा रहा है केंद्रीय सूचना आयोग के पास या फिर राज्य सूचना आयोग के पास, तो उसके निपटान में औसतन समय कितना लग जा रहा है? 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष से भी ज्यादा लग जा रहा है। और आयोग के समक्ष लंबित मामले बहुत ज्यादा हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर, जैसे हमारे कोर्ट में बहुत लंबित मामले हैं, वैसे यहाँ भी बहुत लंबित मामले हैं। और लंबित मामले अभी जो न्यूज में बताया जा रहा है कि लगभग 19,000 से ज्यादा लंबित मामले हैं। केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर मिला लिया जाए तो 19,000 से ज्यादा लंबित मामले बताया गया है। अब अर्थदंड का प्रावधान तो इसमें है कि अगर कोई सार्वजनिक सूचना अधिकारी अगर सूचना नहीं दे रहा है जनता को, तो ये केंद्र स्तरीय या राज्य स्तरीय सूचना आयोग के लोग जो रहेंगे क्या करेंगे? अर्थदंड लगा देंगे। अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया होने के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है, इसको प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 95% मामलों में क्या हो रहा है? अर्थदंड लागू ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। दूसरी, सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति में पहले ही बता दिया। डिजिटल अवसंरचना की कमी, क्योंकि डिजिटल अवसंरचना की कमी में आपको एक मुद्दा दिमाग में रखना है कि एक जो आंकड़ा ये बता रहा है कि 19 जो सूचना आयोग है, ऑफिस है, 29 सूचना आयोग के जो ऑफिस हैं, इसमें से मात्र 11 ऐसे हैं जो डिजिटल रूप से उपलब्ध है, अर्थात ई फाइलिंग इनमें हो पा रही है। इतने में ई फाइलिंग हो पा रही है, बाकी में डिजिटल अवसंरचना है ही नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि अगर ऐसे में आग लग गई, फाइल जल गई, तो फिर क्या होगा? फिर तो सूचना बोलेंगे कि उपलब्ध हम करा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक और महत्वपूर्ण बात कि दस्तावेज के प्रबंधन में कमियां हैं। कई बार दस्तावेज जो डिजिटल रूप में तो समस्या है ही, लेकिन जो नॉर्मल दस्तावेज का फाइलिंग किया जा रहा है, रखा जा रहा है, उसमें भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। स्वतः संज्ञान की निष्क्रियता है, स्वतः संज्ञान तो लिया ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब नौकरशाहों की नियुक्ति ज्यादा हो रही है तो फिर समस्या हो रही है। उसके साथ जो जानकारी मांगता है, मान लीजिए कहीं पर कोई पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उसकी जानकारी अगर कोई व्यक्ति ए मांग लेता है, तो जानकारी देने वाले लोग हैं या जो भी हैं, जो भी लोग उसमें शामिल हैं, वो क्या करते हैं? उस व्यक्ति को धमकी देने लगते हैं, उस व्यक्ति को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाने लगता है। इसका कोई सटीक प्रावधान, कोई सटीक तरीका नहीं निकाला गया है कि किस तरीके से इस चुनौती से सामना किया जाए। तो ये कुछ बातें हैं। ऐसे ही अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी देखने को मिला कि झारखंड के बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य में जो सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, इसका ऑफिस ही 3 वर्ष से नहीं खुला है, ऐसा न्यूज में पढ़ने को मिल रहा है। 3 वर्ष से ऑफिस ही नहीं, कोई ऑफिस में कोई व्यक्ति मिला ही नहीं है। तो ऐसे चैलेंजेस भी हैं। ऐसे किस प्रकार हम सूचना लोगों को दे पाएंगे और किस तरीके से पारदर्शिता ला पाएंगे, लोगों में किस तरीके से विश्वास आएगा कि हाँ हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं, ऐसी कुछ चुनौतियां, मुद्दे हैं जो लगातार आते रहेंगे। और अब बात आती है कि आप सुझाव क्या देंगे, क्योंकि हमें ये तो समस्याएं हैं, इनमें सुझाव क्या है? तो सुझाव इन्हीं बातों को आप देंगे। सुझाव के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुझाव इसी से देंगे कि चयन में जो पारदर्शिता है इसको ठीक किया जाए, पारदर्शिता की कमी को ठीक किया जाए, नियुक्ति सही समय पर हो, तय समय पर हो, नियुक्ति में देरी न किया जाए, ऐसे ही शिकायतों का निपटान तीव्रता से किया जाए, आयोग के समक्ष जो मामले हैं लंबित मामलों पर सुनवाई तीव्रता से किया जाए, और इस तरीके से जितनी भी ये चीजें हैं, जो नियुक्ति है नौकरशाहों का न करके बल्कि क्या किया जाए, जो सेवानिवृत्त जज हैं उनका किया जाए, न्यायाधीश है उनका किया जाए, या फिर
कुछ ऐसे लोगों का किया जाए जो निष्पक्षता से काम कर सकें। तो इस तरीके से आप इसमें सुझाव दे सकते हैं। और आज का लेक्चर खत्म करूं उससे पहले मैं आपको एक न्यूज भी दिखा दूं कि देखिए ये जो चुनावी बॉन्ड है इसमें भी क्या बोला गया है कि लोग, ये दैनिक जागरण का न्यूज है, लोगों को राजनीतिक फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। तो ये भी सूचना के अधिकार से ही मुद्दा है। अब हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि किन किन चीजों पे आप सूचना नहीं मांग सकते हैं। तो ये वैसे भी स्टैटिक चीजें हैं, आप पढ़ लेंगे। जैसे देश की संप्रभुता से संबंधित कोई चीज है तो उस पर नहीं मांग सकते हैं आप। किसी के व्यक्तिगत जानकारी को मांगने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें जो आरटीआई एक्ट है इसमें एक निगेटिव लिस्ट, एक नकारात्मक सूची बना दी गई है। उन सूचियों को छोड़कर आप बाकी चीजों पर सूचना मांग सकते हैं। तो ये चुनावी बॉन्ड वाले पर भी ये मुद्दा चल रहा है कि क्या चुनावी बॉन्ड किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दिया है जानने का अधिकार है। तो ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, कभी आगे आएगा तो हम और इस पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।